Lieutenant Colonel Thapa, this is Major General K.S. Thimaiya. Seeing the ongoing conditions, we request you to surrender. पाकिस्तानी फोर्सेस ने सप्लाईज के रास्तों को बंद कर दिया है। एयर फोर्सेस से भी आप तक फूड और अम्यूनेशन पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 6 महीनों से आपने स्कार्दू पर दुश्मनों का डटकर सामना किया है। But now we have no other option. So for your and your troops' safety, please surrender. Sir, this is Lieutenant Colonel Sherjung Thapa. I know what will happen to my troop if we surrender. जब तक हम पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं हो जाता, हम हार नहीं मानेगा। हम आखिर तक दुश्मन का सामना करेंगे सर। आई एम सॉरी, हम सरेंडर नहीं करेगा सर। ओवर एंड आउट। लेफ्टिनेंट कर्नल शेरजंग थापा अपने बर्फ से ठंडे हाथ से उस रेडियो रिसीवर को अभी भी पकड़े हुए ये सोच रहे थे कि उनके और उनके जवानों के पास कितना समय बचा है। उन्हें और उनकी इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें वक्त की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में देसी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स थी। 25 जुलाई 1947 तक सभी प्रिंसली स्टेट्स ने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया, सिवाय कश्मीर और हैदराबाद के, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इतने बड़े हैं कि स्वतंत्र राज कर सकते थे। कश्मीर के महाराज हरि सिंह की उस आनाकानी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना कब्जा करने का सोचा। पर जब तक अक्टूबर में हरि सिंह ने भारत के साथ जुड़ने का फैसला लिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तब तक पाकिस्तान की फोर्सेस ट्राइबल लश्कर के सहारे बारामुल्ला तक पहुंच चुकी थी। भारत में एक्सेशन के बाद कश्मीर के सारे एरियाज जैसे स्कार्दू, बुंजी, हुंजा, गिलगिट भारत के अंदर आ गए थे। इस बात से काफी लोग नाखुश थे और पाकिस्तान तो हर हाल में कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। 31 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह के निर्णय का विरोध करते हुए गिलगिट स्काउट्स नामक पैरामिलिट्री ग्रुप ने गिलगिट पर पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया और यहां से शुरू हुआ पाकिस्तानी घुसपैठियों से कश्मीर को बचाने का एक लंबा संघर्ष। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारत माँ के एक निडर और साहसी बेटे की। नाम था जिसका शेरजंग थापा। 1947 में मेजर शेरजंग थापा लेह में पोस्टेड थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें संदेश मिला कि उन्हें मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है और उन्हें ऑर्डर्स मिले कि वो तुरंत स्कार्दू जाने की तैयारी करें। 23 नवंबर 1947 को थापा स्कार्दू के लिए निकले। 3 दिसंबर को शेरजंग थापा अपनी नई मिली कर्नल की ड्यूटीज को संभालते हुए स्कार्दू पहुंचे, जहां तेज बर्फीली हवाएं और बेहद खराब मौसम ने उनका स्वागत किया। वहां जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उस लोकेशन से जंग लड़ना बहुत मुश्किल होगा और उन्होंने थोड़ा पीछे जाकर कारगिल में बेस बनाने की मांग रखी। इसी के साथ उन्होंने और रीइंफोर्समेंट्स भेजने की भी मांग रखी। हालांकि उनके पीछे हटने की मांग को नकार दिया गया, पर उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन तक रीइंफोर्समेंट्स पहुंच जाएगा। और इसी तरह शुरुआत हुई एक लंबे अभियान की। इंडियन आर्मी रीइंफोर्समेंट्स भेजने की कोशिश कर रही थी, पर भारी बर्फबारी और तूफान की वजह से ये भी एक मुश्किल काम था। उधर कर्नल थापा पूरी तरह से स्कार्दू को डिफेंड करने के लिए जुट गए थे। उन्होंने स्कार्दू फोर्ट को अपना बेस बनाया। गिलगिट से होने वाले हमलों को भांपकर वहां से आने वाले रास्तों पर 2 ट्रूप्स तैनात किए। उन्हें यकीन था कि हमला होगा और जरूर होगा। थापा के पास स्कार्दू गैरिसन में सिर्फ 71 यानी कि 71 सैनिक थे। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए फरवरी 1948 को श्रीनगर से रीइंफोर्समेंट स्कार्दू पहुंची और तब उनके गैरिसन में ट्रूप्स की गिनती लगभग 285 यानी कि 285 हो गई, जबकि दुश्मन की फोर्स 2000 से भी ज्यादा थी। 11 फरवरी को स्कार्दू ने एक बड़े हमले का सामना किया और इसी दिन से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। गिलगिट स्काउट्स ने रास्तों को ब्लॉक करके रीइंफोर्समेंट और रिलीफ कॉलम्स पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए।
जाने कितने ही सैनिकों की जान इस तरह चली गई। दुश्मन की इस स्ट्रैटेजी के चलते रिलीफ कॉलम्स और रीइंफोर्समेंट्स भेजना और भी मुश्किल हो गया था। इन सभी के बीच कई बार स्कार्दू पर हमला हुआ और हर बार थापा और उनके जवानों ने डटकर मुकाबला किया। पर घटते हुए राशन और एम्युनिशंस के साथ ये भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। रास्तों के ब्लॉक हो जाने के बाद बाहर से मदद आना नामुमकिन हो गया था। खराब मौसम की वजह से एयरफोर्स भी मदद पहुंचाने में विफल हो रही थी। Sir, this is pilot reporting. The current weather conditions at border are extremely challenging for flight. In consideration of safety and operational risks, I recommend delaying or canceling the flight until conditions improve. अगर एयरफोर्स वहां पहुंचकर सप्लाईज ड्रॉप करती भी तो वो फोर्ट के बाहर गिर जाते। गैरिसन में सेना के अलावा सिविलियंस भी मौजूद थे और सबके राशन पानी का बंदोबस्त करना कोई आसान काम नहीं था। गैरिसन को लगभग 200 दुश्मनों ने घेर रखा था। 6 महीनों तक कम से कम और घटते हुए सप्लाईज के साथ थापा और उनकी फौज ने दुश्मनों का सामना किया। अगस्त तक आते आते हालात और बिगड़ चुके थे। मैं आप सबको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। आप सब जानते हैं हमारी सिचुएशन क्या है। रिलीफ आने की कोई उम्मीद नहीं है। आज से सबको दिन में 2 रोटी और 1 कप चाय ही मिलेगी। हमें दुश्मनों के साथ अपने भूख का भी सामना करना होगा। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, पर क्या इस फैसले में आप मेरे साथ हैं? Yes, sir. क्या आप सब दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं? Sir, yes, sir. Then come on, दिखा दो दुश्मनों को कि हम इतने कमजोर नहीं हैं। भारत माता की जय। 12 अगस्त को दुश्मनों ने गैरिसन पर धावा बोल दिया। कम सप्लाईज के होते हुए भी थापा के ट्रूप्स दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब रहे, पर इन सब में एम्युनिशंस का आखिरी बक्सा भी खत्म हो गया। अब राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था और हर एक सैनिक के पास सिर्फ 10 कार्ट्रिज बची थी। वो जान चुके थे कि ये खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और उन्होंने वो आखिरी खेल भी खेला। जब थापा को पहली बार सरेंडर करने के लिए कहा गया था तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, पर 14 अगस्त को उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। जनाब, राशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना खाने के लिए रोटी है और ना दुश्मन से लड़ने के लिए गोली। मतलब इट्स टाइम। सरेंडर? जनाब, हमें अपनी नहीं, इन बेकसूर सिविलियंस की चिंता है। हमारा एक एक जवान आखिरी दम तक लड़ सकता है, पर अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो ये बेचारे लोग ये भी मारे जाएंगे। पर जनाब, वो लोग शायद सरेंडर के बाद भी इन्हें नहीं छोड़ेंगे। शायद, पर चांसेस तो है ना। इनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना मेरा ड्यूटी है। और आखिरकार मजबूर होकर थापा ने पाकिस्तान आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, इस उम्मीद में कि भले ही उन्हें और उनके सैनिकों को शहीद होना पड़े, पर शायद उन सिविलियंस को जिंदा छोड़ दिया जाए। पर हुआ वो जिसका उन्हें डर था। पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किए जवानों और सिविलियंस में से किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन थापा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के चीफ कमांडर जनरल डगलस ग्रेसी उस वक्त वहां मौजूद थे। Hey, stop! I know you. You are that young lad I met in that hockey match in Dharamshala. Do you remember? I do. It was a match. हाँ, I remember. तुम कितना अच्छा खेला. I'm so glad to see you that you joined army on my suggestion. Just that today we are fighting on the opposite side. No one touches him. Hey, कोई तुमको हाथ नहीं लगाएगा. तुम खुश नहीं है कि तुम जिंदा है? No. I am dead only. और बस थापा के मुंह से यही निकला। उनकी आंखों के सामने उनके जवानों के खून से लथपथ मृत शरीर पड़े थे। वो ना उन्हें बचा पाए और ना ही उनके साथ शहीद हो पाए, और ये एक दर्द बनकर उनके मन में उनकी आखिरी सांस तक रहा।
1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर हुआ और शेर जंग थापा को भारत को लौटा दिया गया। अपनी वीरता के प्रदर्शन के लिए थापा को भारत के सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिनकी जिंदगी इतनी रोमांचक थी, उनका अंत उतना ही शांत रहा। 25 फरवरी 1999 में दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में थापा ने अपनी अंतिम सांस ली। कभी कभी जंग में सिर्फ जीत मायने नहीं रखती, जज्बा भी मायने रखता है। और उस जज्बे की एक बड़ी मिसाल थे शेर जंग थापा, अ हीरो हु रिमेन्ड अनसंग।